To speak more on this topic, we have with us today Neeraj Singh Manhas, Director of Research, Resina House, New Delhi. He is conversing with Dr. Nitin Sharma from the Law Department, University of Jammu. नमस्कार साथियों। आज ध्वनि के एक खास चर्चा के अंदर हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर नीरज सिंह मनास, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखना, उनको अच्छी तरीके से समझना और उनके सही मायने लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनकी बड़ी सी किताबें, बड़े से लेख और बड़ी जगह उन्होंने जाके एज ए मोटिवेशनल स्पीकर या अंतर्राष्ट्रीय विषयों पे चर्चा की है। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ ध्वनि 91.2 एफएम जेयू की टीम की तरफ से। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार नितिन जी। आज एक ऐसा ही विषय लेकर हम जो जुड़े हैं, जो कंटेम्प्रेरी विषय है, जो कि आपसे, हमसे, हम सबसे जुड़ा है। वाटर सिक्योरिटी का, वाटर कंजम्पशन की बात करेंगे और इसमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर की बात करेंगे। जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास, बड़े से एरिया वाटर स्ट्रेस्ड हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वाटर जो है यहाँ पर एम्पल क्वांटिटी में है, चाहे वो रिवर्स की बात करें, लेकिन उसके अंदर भी कुछ एरियाज़ हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कंडी एरियाज़ की बात करते हैं, वाटर स्ट्रेस एरियाज़ की बात करते हैं। और इसको एक और पायदान पे ले जाएं, एक और बड़े लेवल पे ले जाएं, तो इंडिया के वाटर सिक्योरिटी इश्यूज़ कौन से हैं, वर्ल्ड लेवल पे हमारी क्या कंडीशन है, और ख़ासकर जो गुज़श्ता दिनों में G20 के माध्यम से जिसकी अध्यक्षता भारत ने की, क्या क्या ऐसे डिसीज़न वहाँ लिए गए जो वाटर सिक्योरिटी के लिहाज से आने वाले समय में वाटर सिक्योरिटी, वाटर जो कंजम्पशन के रिलेटेड या वाटर स्कार्सिटी जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वेक में, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नीरज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये वाटर सिक्योरिटी है क्या, और वाटर सिक्योरिटी या वाटर कंजम्पशन के पायदान से देखें, उसके नज़र से देखें, तो इंडिया का स्टेटस, हमारी कंट्री का स्टेटस उसमें क्या है। अ, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ नितिन जी को फॉर दिस स्पेशल इनवाइट एंड पूरी टीम 91.2 एफएम ध्वनि जेयू की, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट दिखाया और इस टाइप के टॉपिक को एक्सेप्ट किया कि इस पे काफ़ी चर्चा होनी चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दैट। सो आपने काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि वाटर सिक्योरिटी क्या है। अगर ये मैं एक ले मैन लैंग्वेज की भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी एज अ सब्जेक्ट, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। इसको हम एक तरीके और एक डेफिनेशन से बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। तो अगर इसको ले मैन लैंग्वेज में समझेंगे, एक इंसान है, अगर उसको प्यास लगती है, अगर वो उसको नेसेसरी इनफ वाटर मिल रहा है, पी रहा है। सेकंड, अगर वो उसको जो पानी मिल रहा है, क्या वो नीट एंड क्लीन है। थर्ड, जो वो पानी वो पी रहा है नीट एंड क्लीन होने के साथ साथ, क्या वो ऐसा पानी पी रहा है कि वो विदाउट नेचर को हार्म किए बिना वो पानी पी रहा है। तो ये सारी जब तीनों कंडीशंस जब मिल जाती हैं, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ, वाटर सिक्योरिटी है। अगर इसको दूसरी भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब ये रहेगा कि इंश्योरिंग टू हैव इनफ वाटर, वेदर विद द पीपल और बिजनेस और विद द एग्रीकल्चर। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया एक एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है इस टाइम पे, और ये एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है, जहां पे हमारी जो पानी की ज़रूरतें हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और इसमें अगर मैं कुछ डेटास की बात करूं, तो डेटा के अकॉर्डिंगली पर कैपिटा वाटर एबिलिटी जो अभी कंट्री की करंट है, वो है 1545 cm क्यूबिक मीटर्स पर ईयर, जो कि काफ़ी बिलो हो चुकी है जो करंट स्टेटस माना जाता है 5500 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर के अकॉर्डिंगली। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया एक ऐसी वास्ट कंट्री है जहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है। तो ये सारी कंडीशन जब साथ में मिल जाती हैं, इससे वाटर की स्कैरसिटी होने का खतरा सबसे ज़्यादा नज़र आता है। और अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑल्सो, उन्होंने भी 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारा करंट
2020 में जो स्टडी हुई उसमें 781 बिलियन क्यूबिक मीटर्स जो पानी है वो कंजर्व हो रहा है, जिसमें से 89% हमारा एग्रीकल्चर ले रहा है, 7% हमारे इंडस्ट्री ले रहा है और 4% हमारा डोमेस्टिक ले रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सारी समस्याएं कितनी हैं और इंडिया के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये सारा पूरे वर्ल्ड में, बीइंग अ बिगेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड बिगेस्ट अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। तो अब ठीक कहा आपने कि वाटर स्ट्रेस्ड है और क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और आपने एक रेलिवेंट डाटा की मदद से ये बताने की कोशिश की श्रोताओं को कि वाटर सिक्योरिटी से हम क्या समझते हैं और क्या क्या इम्प्लीकेशंस आने वाले समय में हो सकती हैं। लेकिन साथ साथ सर, अगर हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या कुछ लेख जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपते हैं, या यहाँ पर भी जो कॉन्फ्रेंसेस यूनिवर्सिटी में भी होती हैं, तो वहाँ पर देखें तो आज की डेट में पिछले 1 साल 2 साल से हम बात सुनते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की। जैसे आपने वाटर स्कार्सिटी की, वाटर सिक्योरिटी की बात की, तो ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स को करने के बाद, इंटरलिंकेज के बाद, वो कहते हैं कि ये जो वाटर सिक्योरिटी का जो क्वेश्चन है, ये जो सामने आया है, ये जो चैलेंज है, इसको वो पूरी तरीके से ठीक करेंगे। तो क्या आप हमें सादे शब्दों में, सिंपल शब्दों में ये बताना चाहेंगे कि ये कंसेप्ट क्या है इंटरलिंकिंग रिवर्स का, और ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, जो है हमारी कंट्री के परिप्रेक्ष्य में, कितने हद तक वाटर सिक्योरिटी के चैलेंज को ठीक कर सकता है? देखिए, ये जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स जो एक इनिशिएटिव, वैसे तो ये 1919 में सर आर्थर मैं कहूँगा आर्थर कॉटन करके जो ब्रिटिशर थे उन्होंने इनिशिएट किया था, बट हमारी इंडिया में 1980s में इसका जो मेन कंसेप्ट था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, उसको एक स्टार्ट करने की जो पहल थी, वो स्टार्ट उस टाइम उसकी जो नींव थी तब रखी गई थी। लेकिन मैं कहूँगा ये इंडिया में इतना सक्सेस अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस थे, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो रही थी माइग्रेशन में। अब इसमें ये बेसिक कंसेप्ट है क्या इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर आपको बताना चाहूँ, इसको हम कहते हैं कि जहाँ पे भी ज़्यादा पानी है, जहाँ पे हम बात करते हैं कनेक्टिविटी ऑफ सरप्लस वाटर, जहाँ पे रिवर्स, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, सरप्लस वाटर फ्लोइंग रिवर्स हैं, इन रिवर्स को हमें उन जगहों तक पहुंचाना है जहाँ पे डेफिसिट है हो रखी है, जहाँ पे ड्रॉट एरियाज हैं, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है, जो एरिड एरियाज हैं, जैसे हमारे राजस्थान का एरिया हो गया, हमारे कुछ कंडी एरियाज हो गए, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पाडर हो गया, किश्तवाड़ हो गया, ऐसे कुछ माउंटेन एरियाज रीजन है जहाँ पे पानी की जो प्लेसमेंट है इनको पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों को कनेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, इसमें कोई बाउंड्रीज का कुछ भी कनेक्शंस नहीं होता, ये हम इंटर बिटवीन द कंट्रीज भी कर सकते हैं, इंटर कंट्रीज कर सकते हैं, विद इन द स्टेट्स कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि वाटर स्केर्सिटी की ज़्यादा कमियां दिख रही हैं, विद द हेल्प ऑफ कनाल्स, टनल्स, वाटर रिजर्वर्स, हम इनको एक जगह से एक बेसिन को ट्रांसफर करके दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। अब ये जो 1980s में जो नींव रखी गई थी, उसके अंदर 30 कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था। अब ये 30 प्रोजेक्ट्स को डिवाइड किया गया था, कुछ हिमालयन रिवर्स डेवलपमेंट कंपोनेंट बनाए गए, जिसके अंदर 16 रिवर्स को आइडेंटिफाई किया गया जो हिमालयन रीजन्स में थी, उनको आइडेंटिफाई करके कि किनको कैसे किस तरीके से हिमालयन रीजन्स को कनेक्ट किया जाए। वैसे ही पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट में 14 ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए, जिसमें हमारा ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, इनको कनेक्ट करने की बात कही गई। सिमिलरली इसी तरीके से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा कैन बेटवा लिंक, जो इस प्रोजेक्ट की नींव रखी गई, गोदावरी कावरी लिंक को स्टार्ट करने की नींव रखी गई, तापी नर्मदा लिंक को रिवर्स को कनेक्ट करने की बात कही। तो इनिशियली कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी भी स्टिल कंटिन्यूइंग हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये आजकल का जो इस टाइम का जो अभी दौर चल रहा है, क्योंकि वाटर एक इकोनॉमिकली सोर्स ऑफ इनकम
पानी को देखा जा रहा है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट, हर एक देश चाहता है कि उनको पानी की कमी महसूस ना हो। तो इसी तरीके से अभी आपने सिमिलरली देखा होगा कि न्यूज़ में भी काफ़ी कावेरी रिवर जो डिस्प्यूट जो चल रहा था तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, मैं शॉक्ड था। मैंने एक जो रिसेंटली डेटा पढ़ा जिसमें कर्नाटका गवर्नमेंट ने 122 करोड़ 41 लॉयर्स के ऊपर खर्च कर चुके हैं सिंस 1990s। तो मतलब आप इंपॉर्टेंस समझिए कि कितना बड़ा ये इतना इंपॉर्टेंस लेके आता है कि हर एक स्टेट को पानी की ज़रूरतों को पूरा करना है, उनके लोगों तक पहुंचाना है। तो ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स से हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो सकती है, इसका भी बहुत बड़ा नींव, जो 34,000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का जो नींव रखा गया था, इसको भी नज़र में रखते हुए ये सारी चीज़ों को देखा गया और ये इसकी पूरी नींव रखी गई बाय नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में काफ़ी कॉन्टेम्परेरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया के विस्तार से बहुत ही ज़्यादा है। जी ठीक है आपने कि ये एक बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है, और अगर इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो मुझे लगता है कि वाटर सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो दूर होंगे। सो सर, जैसे आपने कहा कि ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में जैसे ट्रांस बाउंड्री हो गया या इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है, किसी भी बेसिन को इसके साथ अटैच करके वाटर स्कार्स एरिया जो है वहाँ पर पानी पहुँचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन खासकर सर अगर हम बात करें, जैसे आप तो अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस हैं जो उसके ऊपर भी आपकी महारत है और आप लेख भी लिखते हैं, आपने इंडो अफगानी अफगान रिलेशंस पे बात रखी है, इंडो चाइना रिलेशंस पे बात करी है। तो वाटर सिक्योरिटी के संदर्भ में हम चाइना की बात करते हैं जो कि हमारा एक नेबरिंग कंट्री है। तो अगर आप देखिए तो वहाँ पर जो सपोजिंगली चाइना को इनिशिएटिव लेता है इन द फॉर्म ऑफ डैम कंस्ट्रक्शन। जो रिवर्स जो बेसिकली एक अपर राइपेरियन स्टेट है और दूसरी स्टेट है जहाँ से पानी आना है, और पानी एक दूसरी बड़ी जगह से नीचे की तरफ ही आएगा, और वहाँ पर वो डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आप इसको वाटर सिक्योरिटी के हिसाब से कोई चैलेंज मानते हैं? धन्यवाद। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि इस टाइम पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ की जो मैं बात करूंगा, चाइना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है। अब ये क्यों है, इंडिया के लिहाज से भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है और जिस जोग्राफिकल लोकेशन पे ये जो बेस्ड है, जहाँ से जो तिब्बत जो एनेक्स कर चुका है चाइना, और जहाँ से ये मोस्टली जो रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, ये एक बहुत ही बेस्ट लोकेशन पे है। इसका जो एल्टीट्यूड है काफ़ी हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, और यहाँ से ही मोस्टली जो इंडियन रिवर्स हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और इंडस रिवर, ये जितनी भी रिवर्स है ये यहाँ से इंडिया के संदर्भ में वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो अगर चाइना यहाँ पे एक अपना डैम कंस्ट्रक्ट करता है तो ये डेफिनेटली एक कॉज ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, बीइंग अ लोअर रिपेरियन कंट्री। चाइना बीइंग अ अपर रिपेरियन कंट्री इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अदर कंट्रीज, फॉर अस ऑल्सो। अब ये क्यों हो जाती है, क्योंकि आप देखिए एक स्टडी आई थी 2018 में जहां पे बताया गया कि चाइना ने till now they have constructed 80 plus thousand dams, small dams, 2 gauge dam, 3 gauge dam. Now even they are preparing for a super dam. So you can well imagine ki what is the kind of a scenario behind constructing large amount of dams, because they want to control the water. इससे नुकसान क्या होगा, जो लोअर रिपेरियन कंट्रीज हैं उनका जो वाटर है वहां पे रिड्यूसमेंट आ जाएगी, क्योंकि अगर आप कोई भी जगह का अगर आप पानी रोक लेंगे, अपर बीइंग अपर रिपेरियन कंट्री, डेफिनेटली इट विल कॉज अ कंसर्न टू द लोअर रिपेरियन कंट्री, वहां का पानी रुक जाएगा। अगर आप पानी इमीडिएटली छोड़ भी देते हैं तो वो भी नुकसानदायक है लोअर रिपेरियन कंट्रीज को, जैसे कि हमने देखा है चाइना के केस में। हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में, असम में हमने बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट्स ऑफ फ्लड्स जो एक्सपीरियंस करे हैं। उसमें स्टडीज़ में हमने फाइंड आउट किया कि चाइना वॉज द कंट्री वेयर दे हैव इंक्रीज्ड, ओपन द गेट्स ऑफ द डैम्स, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ जो फ्लड था वो हमारे इन स्टेट्स में आ गया। और इसमें एक और चीज होती है, जो वाटर क्वालिटी है जो पानी की, वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें पॉल्यूशन आ जाता है, लोग उसको देखभाल नहीं करते हैं। अब इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी का भी रोल आ जाता है, क्योंकि देखिए हमें
डेटा शेयर करना पड़ता है। एक डैम को मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलरली उसका डेटा मॉनिटर करना पड़ता है, उसका डेटा को शेयर करना पड़ता है, सो दैट जो भी लोअर रिपेरियन कंट्रीज है वो अपने आप को सावधान कर सके। अभी आपने रिसेंटली देखा सिक्किम में जो हमारे फ्लड्स आए, अब वो वहां पे अगर हमारी प्रॉपरली डेटा की मॉनिटरिंग होती और अगर हम उसको अच्छी तरीके से देख पाते या मॉनिटर कर पाते, तो मुझे लगता है हम उसको भी ओवरकम करने में काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है कि जो चाइना है हमेशा डेटा शेयर करने के मामले में हमेशा हेजिडेंट रहता है। और अभी जो रिसेंट इन्होंने न्यू ट्रेंड जो स्टार्ट किया हुआ बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, they have started charging money for the data sharing. So in the past India as a country has spent lot of money in the data sharing. So you can well imagine, एक तो डेटा भी हमें चाहिए, then also we are spending lot of money to buy that data. So it is a cause of concern for a country. अब सिमिलरली अगर चाइना अगर हमारे लिए अपर रिपेरियन कंट्री, हम भी कुछ कंट्रीज के लिए अपर रिपेरियन कंट्रीज हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। अब इनके लिए हम एक अपर रिपेरियन कंट्री है, बट हम पाकिस्तान के साथ भी ट्रीटी साइन, हमने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की हुई, बट वी हैव अ वेरी हम्बल नेचर ऑफ डीलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री कॉपरेशन की जब हम बात करते हैं, वी आर वेरी हम्बल इन शेयरिंग ऑफ द थिंग्स। हम कॉपरेशन करते हैं, हम एमओयू साइन करते हैं, बट बीइंग द चाइना एज ए कम्युनिस्ट कंट्री, आई एम देयर अप्रोच इज बीइंग ऑलवेज बीइंग अ न्यू लिबरल अप्रोच, जिसमें उनका हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव रहता है कि हमें सब कुछ चाहिए, और यूनिलैटरल तरीके से करते हैं कि हमारा ही बोलबाला हो और बाकी कंट्रीज को वो नज़रअंदाज करते हैं। तो मुझे लगता है चाइना का काफ़ी बड़ा इसमें रोल है, और हमें इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है इंडिया के, उनको देखना चाहिए, उनकी जो डेवलपमेंट है उनको करना चाहिए। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वाटर कंजर्वेशन में, जो अच्छी कंट्रीज हैं जैसे इजराइल है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनसे कुछ बेस्ट लेसन्स लेने चाहिए कि किस तरीके से हम कॉपरेट कर सकते हैं, किस तरीके से उनसे कुछ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एमओयूज कर सकते हैं, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है इन द फ्यूचर, क्योंकि पानी की जो नीड है वो बढ़ती जाएगी, अब ये कम नहीं होगी, बीइंग अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सो इसको नज़रअंदाज नहीं करते हुए, हमें इसको ज़रूरत को देखते हुए हमें इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए और इसके बारे में देखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि एक जो कंट्री है, खासकर जो अपर रापेरियन जो जिसका स्टेटस है, उसके कुछ ओब्लिगेशंस भी हैं। और जो वासुदेव कुटुंबकम की फ़िलासफ़ी है कि पूरे वर्ल्ड को एक परिवार की तरह देखना है, तो एक ड्यूटी बाउंड है कि वो डाटा को भी ट्रांसपेरेंसी से शेयर करें, ताकि कोई भी नुकसान जो है किसी को ना हो। और जो खासकर वाटर स्कार्स एरिया हैं, जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं, या हम इसके साथ साथ कहेंगे कि जो वाटर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं खासकर, वो किसी तरीके से मिटिगेट हो पाएँ। सो साथ साथ सर, इससे पहले आपने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात की है। अब आपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में खासकर चाइना की एग्जांपल दी आपने, कि कैसे डैम कंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है मल्टीपल डैम्स बनाए जाते हैं, और उसके बाद जो लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं उसको उनके साथ डाटा शेयर नहीं किया जाता। और ये जो फैक्टर्स हैं या ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इससे वाटर जो स्कारसिटी है या वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं बढ़ते हैं। सो खासकर सर, मैं अगर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आऊँ, कि हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ आते हैं, सो यहाँ पर भी सर देखा जाए तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बड़े से एरिया सर यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर वाटर एम्पल क्वांटिटी में है, लेकिन बड़े से एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर, जिसको कंडी बेल्ट आप अपनी भाषा में कहेंगे। और आपने जो इंटरलिंकिंग की बात की, तो मुझे जो मैं अभी सोच रहा था कि इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ के जो महाराजा थे बड़े विजनरी थे, जिन्होंने जो रणबीर कैनाल की बात करेंगे, तो वहाँ चिनाब से वो रणबीर कैनाल आप देखिएगा मिश्रीवाला से होते हुए सीधा आरसपुरा तक पहुँचती है। और जो भी खेत खलियान हैं, लोगों की जो डे टू डे नीड्स हैं, वो वही पानी से आज भी वो पूरा हो रही हैं। सो अगर जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में बात करें सर, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास जो रिवर्स हैं, और उसके साथ साथ आपको लगता है कि हम इन रिवर्स के से जो पानी है, चाहे तवी की बात करें, चिनाब की बात करें, और इसके अलावा भी जो चाहे कश्मीर में के अंदर जो हमारे पास जो वाटर रिसोर्सेज हैं, या और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे पास, डोडा है, पुंछ है, राजौरी है, सो इन रिसोर्सेज को हम कैसे एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर वाटर स्ट्रेस या वाटर सिकारसिटी के लिए, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर की भी बात आपने बीच में की, सो उन चीज़ों को कैसे मिटिगेट किया जा सके सर?
अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, जम्मू कश्मीर में जितनी भी रिवर्स हैं, मैं एक स्पेसिफिक रिवर को के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ये जितनी भी रिवर्स हैं इनको एक लाइफ लाइन एग्रीकल्चर का माना जाता है, बिकॉज इसी से इरिगेशन की जो नीड्स हैं 70 to 80% जो रिवर्स हैं वो पूरा करती हैं। और बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर में जो रिवर्स और मतलब जो फ्लो करती हैं, और इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पोटेंशियल है जो रिवर्स का, क्योंकि इसकी जो जो इसका जो फ्लो आता है फ्रॉम फ्रॉम अपर टू लोअर, इट इज़ वेरी वेरी गुड। सो इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इसका जो पोटेंशियल है इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली भी हमने देखा कि चिनाब रिवर में भी हमने, और किश्तवाड़ में जो हमारा जो डैम रैटल डैम है वो जो उसको हम वहाँ पे डैम करके उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट रहेगा कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल के लिए यूज़ करें। और जहाँ तक मुझे लगता है जब हम हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कर भी रहे हैं उसको हम सस्टेनेबल रखें, क्योंकि जब भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं उसके अंदर हम ये चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए कि उससे लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, माइग्रेशन हो सकती है, इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। हमें यहाँ पे भी रेगुलर मॉनिटर करना पड़ेगा, डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, वाटर की जो क्वालिटी है उसको भी जांचना पड़ेगा, ठीक है। और ये मुझे लगता है ये खाली गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज का रोल नहीं आ जाता, यहाँ पे कम्युनिटी का भी काफ़ी बड़ा रोल है जो कि होना चाहिए। कम्युनिटी की जो इन्वॉल्वमेंट है, हर एक लोगों को एडुकेट करना चाहिए कि किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में। और हमारे को जैसे कि जो हमारा ट्रांस बाउंड्री कॉपरेशन भी है जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 1960 में जो साइन किया गया था, उसके ऊपर भी जो हमारे पास जो ईस्टर्न रिवर जो हमें 3 रिवर्स दी गई हैं, जो वेस्टर्न 3 रिवर्स पाकिस्तान को दी गई हैं, उसके ऊपर भी हमें कॉपरेशन दिखा के चलना चाहिए। हालांकि हमारा जो स्टैंड रहा है इस चीज़ को लेकर काफ़ी लिबरल रहा है और काफ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से रहा है। हम एक देश को देश की तरह समझ के एक वसुदेव कुटुंबकम की तरह हम हर एक किसी को मदद करके उसको एक सहायता पहुंचाने में हमेशा बिलीव रखते हैं। तो इसी तरीके से, और मुझे लगता है स्टेट और सेंटर ने भी बहुत ही ज़्यादा जो स्कीम्स हैं स्टेट्स के लिए, जैसे कि मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक जो स्कीम थी जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को दी थी, जिसमें इरिगेशन के लिए देवर हेल्पिंग देम। एंड देन इनिशियली जल शक्ति ने भी 13 प्रोजेक्ट्स इसके अंडर स्टार्ट किए थे। सिमिलरली हमने देखा कि हमारी इंडिया की जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है अभी तो वो ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है, क्योंकि हम इंडिया एज अ कंट्री ग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर अतुल भुज योजना स्टार्ट करी थी, जो इनिशियली 7 डिस्ट्रिक्ट्स और 7 स्टेट्स और 81 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट की गई थी। फिर देन सिमिलरली हमने देखा कि जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे उस टाइम पे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत सरोवर स्कीम जो स्टार्ट की थी, जिसमें 75 बॉडीज़ को ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट पहचाना गया था कि किस तरीके से इनको कंजर्व किया जाए। फिर सिमिलरली हमने देखा कि जल जीवन मिशन भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंसेप्ट आया, जिसमें हमें पोर्टेबल वाटर जो है हर एक रूरल एरिया को पहुंचाना है बाय 2024। सिमिलरली जल शक्ति अभियान जिसमें एक बहुत ही फेमस कोट, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। सो इस तरीके की जो स्कीम्स हैं जो इनिशिएट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इन 2019, आई थिंक ये सारे के सारे जो कंजर्वेशन मैनेजमेंट जो प्लान्स है ये स्टेट को ही नहीं सेंटर को भी एज अ कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल जो वाटर सिक्योरिटी के संदर्भ में काफ़ी यूज़फुल माने जा रहे हैं। और इसमें काफ़ी काम अभी करने को बचा हुआ है और करने के लिए बाकी है, क्योंकि नीड्स जो है पानी की ज़रूरतें जो बढ़ने वाली हैं, और बढ़ते के साथ साथ हमें ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं काफ़ी लेने पड़ेंगे। और अगर इन स्टेप्स को टाइमली लिया जाएगा
तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा देश को भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन में गिना जाए और बाकी देश भी हमसे एक लेसन लर्न कर सके। जी, ठीक कहा सर आपने, और ख़ासकर जो आपने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे ज़ोर दिया, ये एक वाकया ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जल ही जीवन है। और इसमें आपने बात की कि सिर्फ कानून बनाने से, पॉलिसीज़ के आने से, ट्रीटीज साइन करने से, और उसके साथ साथ जितनी स्कीम्स के बारे में आपने बताया कि इतनी स्कीम्स को लागू किया गया है और किसी तरीके से वाटर स्कार्सिटी को या वाटर सिक्योरिटी जो है या सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर के लिए काम करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब तक आप में हम सब पानी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, पानी पॉल्यूट ना हो, गंदा ना करें उसे, और जितना हो सके पानी को जितनी यूज़ है उसकी जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही करें, उसको वेस्ट ना करें, तो तभी जाके वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं, वो शायद हम मिटिगेट कर पाएँ। और खासकर आपने इंपॉर्टेंट बात बताई, ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर चैलेंजेस की बात करें तो आप आए दिनों जम्मू कश्मीर में हर जगह आप देखिएगा कि लोग बोरवेल के ऊपर डिपेंड हैं, और विदाउट फॉलोइंग एनी गाइडलाइंस, अब तो पिछले 2-3 सालों से गाइडलाइंस प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट होती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सुध ली है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि इंडिया के अंदर जो है मैक्सिमम लोग जो है ग्राउंड वाटर पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि और सोर्सेज से भी कुछ मेहनत करके कुछ पॉलिसी मेकिंग से पानी पहुंचाया जा सकता है। तो इस पे यू आर वेरी मच राइट सर कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और आम लोगों की जागरूकता ज़रूरी है। साथ ही साथ सर मैं इसके साथ बात रही, जैसे आपने इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर रिवर्स की बात की, वाटर स्कार्सिटी का मीनिंग बताया और नेबरिंग कंट्रीज़ का क्या रोल रहा, और साथ साथ आपने ये बताया कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं या कौन कौन से रिवर्स हमारे जम्मू कश्मीर में भी हैं, क्या क्या पोटेंशियल है उनका, और कैसे एफिशिएंटली हम वाटर रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, सिर्फ एक मंथ पीछे, जिसमें G20 की बात करेंगे, और जो कि राजधानी दिल्ली के अंदर जो है एक बहुत बड़ा एक मीटिंग किया गया और भारत ने उसकी अध्यक्षता की, और उसके भी कुछ सर पॉसिबल आउटकम्स आए हमारे सामने जो कि वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड थे। सो क्या आप हमारे श्रोताओं को ये बता सकते हैं कि क्या क्या एजेंडा था और क्या क्या जो आउटकम था उसका, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट और वी कैन से सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वाटर रिसोर्सेज। सो कुछ आप बताइए श्रोताओं को कि क्या वर्ल्ड लीडर्स ने तय किया पानी को बचाना है। जो G20 समिट जो हमारे जो रिसेंटली इंडिया की प्रेसिडेंसी में किया गया उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट G20 समिट माने गया, क्योंकि इसमें आप देखिए कि जितने भी G20 लीडर्स थे इन्होंने इस आइडिया को, वाटर सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा इंडोर्स किया, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी का जो एक एजेंडा है ये काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारी कंट्रीज़ को देख के, उन सारी कंट्रीज़ की समस्या को सुन के एक G20 वाटर एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके तहत 4 पॉइंट्स पे ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस किया गया, जिसमें पहला पॉइंट था वाटर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, सेकंड पॉइंट था वाटर क्वालिटी और एंड मैनेजमेंट, थर्ड पॉइंट उन्होंने फोकस किया वाटर रेजिलियंस एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, फोर्थ पॉइंट दे फोकस्ड ऑन वाटर गवर्नेंस एंड फाइनेंस। अब आप देखिए ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स जो वाटर से रिलेटेड है हर एक कंट्री को देख के, क्योंकि G20 एक ऐसा एक फोरम है जहां पे इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है हमारी पूरे वर्ल्ड की इकट्ठा होती हैं। अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको एक वाटर एक्शन प्लान में साथ में ला के एक इसके ऊपर जो दिल्ली डिक्लेरेशन को जो साइन किया गया, मुझे लगता है आने वाले टाइम में सारी की सारी कंट्रीज एकजुट होके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने वाली हैं, और स्पेशली इंडिया एज अ कंट्री इसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल कॉपरेशन जब बाहर की कंट्रीज हमारे देश में आती हैं और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करती हैं, तो उसके ऊपर एक इंटरनेशनल कॉपरेशन होने का बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, जिसके तहत इंडिया एज अ कंट्री को बहुत ही ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा, वो एक न्यू सोर्सेज को ढूंढ पाएंगे कि किस तरीके से इस चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। सेकेंडली हम देख सकते हैं कि वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में जो जो मेथड्स और जो टेक्निक्स जो यूज़ की गई थी, अभी हम उसको और
एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से भी अगर अभी हम देखना चाहेंगे तो अभी एक बहुत ही कंट्रीज जो है इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ रही हैं, स्टार्टअप प्लान्स लेके आ रही हैं। अभी इसी तरीके से हमारी जो वाटर की वल्नरेबिलिटी है, जैसे कि जहाँ पे ड्रॉट्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, उस तरीके में हम किस तरीके से एक्शन प्लान एक देश जो है अपने आप के लिए रेडी कर सकेगा कि ड्रॉट्स में किस तरीके से क्या जो प्रिकॉशंस हैं लिए जाएंगे, फ्लड्स में किस तरीके से पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं या किस तरीके से बचा सकते हैं। तो ये जो सारी टेक्निक्स हैं मुझे लगता है आने वाले टाइम में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होने वाली हैं। और मुझे लगता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी डेवलपमेंट होगी, सारी चीज़ें होंगी, ये विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना काफ़ी मुश्किल है एज अ सिंगल कंट्री। सो इकोनॉमी के काफ़ी बड़ा जो एक लार्ज रोल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी काफ़ी अट्रैक्ट करेगा। और जो लोग हैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे, जो बिग थिंक टैंक्स हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ हैं जो वाटर रिलेटेड चैलेंजेस को डील करती हैं, इसके ग्लोबल फोरम्स हैं, यूएन वाटर है, वर्ल्ड बैंक है, जब ये रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे, रिसर्च करेंगे, मुझे लगता है इस पे काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है इंडिया को। एंड ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट थी इंडिया के वाटर सिक्योरिटी एज अ चैलेंज को। और G20 एज अ फोरम, मुझे लगता है अगर हर एक तरीके से वाटर सिक्योरिटी के ऊपर फोरम्स किए जाएं, थिंक टैंक्स बनाए जाएं, एकेडमिशियंस को रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जाए, इंटर्नशिप कराई जाए, अवेयरनेस कराया जाए, तो मुझे लगता है इसका जो गोल है, और स्पेशली हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, गोल नंबर 6 की मैं जो बात करूंगा, जो कि वाटर पे डिपेंडेंट है, और हम 2030 में जो इसकी जो रिपोर्ट्स और जो इसको सबमिट करने वाले हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि कितना हम सक्सेस हो पाए हैं इसको ओवरकम करने में और इसके चैलेंजेस को कितना करने में। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और इसी तरीके से हर एक देश को, हर एक कंट्री को आगे बढ़ के आगे जाके चलना चाहिए। जी नीरज जी, आपने ठीक कहा कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन और खासकर एक बहुत बड़े फोरम ने इस चीज़ को समझा कि वाटर स्कार्सिटी, वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर के लिए जो एक्सेसिबिलिटी है, क्वालिटी है, और वाटर गवर्नेंस के ऊपर जो है क्या जो थीम्स या सब थीम्स पे चर्चा की जा सकती थी और कैसे इसके ऊपर एक डेक्लेरेशन की फॉर्म में इसको पास किया गया। और खासकर आपको ये बात बता दूं सर कि वाटर जो सिक्योरिटी है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके साथ बड़े से सोशियोलॉजिकल इश्यूज जो हैं जुड़े हैं, और खासकर कुछ सामाजिक कुरीतियों की बात करेंगे। लास्ट मंथ ही में एक आर्टिकल जो है वो देख रहा था न्यूज़पेपर में, और उस आर्टिकल में एक रेफरेंस आता है वाटर वाइफ्स के लिए, जो कि महाराष्ट्र में एक टाउन है, और वहाँ पर वाटर वाइफ्स का जो कंसेप्ट है, लोग पॉलीगैमी जो है वो एक्सरसाइज करते हैं जस्ट फॉर द रीज़न के जितनी ज़्यादा वाइफ्स होंगी वो पानी क्योंकि घर से दूर से लाना पड़ता है, और घर में पानी की किल्लत को मिटिगेट करने के लिए ये जो प्रैक्टिस है, एक सोशल लीवल है, उसमें लोग जो है एंटर करते हैं। और खासकर मैं ये बात भी बता दूं, जो वाटर सिक्योरिटी का इशू है सिर्फ वो पानी तक महदूद नहीं है, क्योंकि पानी ही जीवन है। तो ये आपका राइट टू एजुकेशन और जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर जस्टिस की बात करेंगे, उसको भी इम्पैक्ट करेगा। और खासकर आपने कहा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, इसका जो इंटरलिंकेज है ये बड़े से गोल्स के साथ है, और हमारे पास भारत के अंदर भी बड़े से कानून हैं। आप वाटर जो प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट की बात कर लें सेंट्रल लेवल पे, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर वाटर रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट है 2010 का। उसके अंदर स्टेट वाटर पॉलिसी भी है हमारे पास। अगर उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो बड़ी एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं। और खासकर कुछ चीज़ें जैसे आपने कही, कुछ तो राज्य स्तर पे, कुछ केंद्र स्तर पे, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे जिसके लिए G20 हम कहेंगे एक अच्छा एक रोड मैप इसमें लीडर्स ने तैयार किया, ताकि वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड इश्यूज हैं उसको हम कैसे टैकल करें। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। इसी के साथ आखिरी में हम आपसे एक मैसेज की उम्मीद करते हैं कि एक वन लाइनर मैसेज हमारे श्रोताओं को दें, कैसे वाटर स्कार्सिटी को, वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको टैकल किया जा सके, ताकि हम अपने जीवन में, जो सुनने वाले हैं, अपने जीवन में उसको आधार बना के वाटर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको मिटिगेट कर पाएँ, उसको कम कर पाएँ। प्लीज़ सर। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पानी को आप एज अ खाली रिवर या वाटर कंजर्वेशन की तरह ना सोचिए। पानी एक एक ऐसी बॉडी है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं होती।
इसको हम बांध के नहीं रख सकते। तो वाटर एज ए रिसोर्स को, चाहे वो किसी कंट्री की है या कोई डिस्ट्रिक्ट की है या स्टेट की है, हमें इसको एज अ वन रिसोर्स समझ के इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। खासकर यूथ्स की बात करूं, यूथ को एक बहुत ही लार्ज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी जो बात करते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, उसी तरीके से अगर हम वाटर को भी एज अ ड्यूटी समझ के अगर हम इसको घर से ही शुरुआत करें अपने, और इसको कंजर्व करना स्टार्ट करें, हम अपने टैप्स को ऑफ करें, हम अब अपने सस्टेनेबिलिटी को बरकरार करके रखें, तो मुझे लगता है हम इसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। बट ये जो नींव है, जो ये अपनी ये जो शुरुआत है, ये अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि आगे जाके हम एक यूथ को, एक पूरे पूरे कंट्री को और पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे सके। Right, sir, you are very much right that charity begins at home, and moreover, as you pointed out, that there is it's the high time to consider this fact that where there is a right, there is a duty. So, as a responsible and informed citizenry, I think we must uh, emulate this practice of sustainable for sustainable management of water resources, and moreover, judiciously using each and every water resource, be it for like your personal consumption or for डे टू डे नीड्स, लाइक आपको पानी पीने के लिए चाहिए, घर में किसी और काम के लिए चाहिए। सो ये तभी मुमकिन है जब हम वाटर को, जैसे आपने कहा, एक सिंगल रिसोर्स समझें, ना कि किसी एज ए स्टेट सब्जेक्ट समझें, सेंट्रल सब्जेक्ट समझें, या किसी और कंट्री की प्रॉब्लम समझें, या किसी और एरिया की प्रॉब्लम। तो हमें इस पर मिल के सोचना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ इसके लिए अच्छा काम कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत